हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आइए आज के इस वीडियो में हम अपने पैसिव वॉइस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। यानी कि इसके पिछले कुछ वीडियो में हमने पैसिव वॉइस पढ़ाए हैं, वो आपके पैसिव वॉइस कंप्लीट हो गए। अब आइए उसकी हम कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं कि किसी सेंटेंस में अगर पैसिव वॉइस से रिलेटेड कोई कॉमन एरर दिया हो तो कैसे उसको हम फाइंड आउट करते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इन्हीं के साथ, अपने पहले क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चंस सामने लिखा है, आप स्क्रीन पे देखेंगे, आपको यहाँ दिखाई देगा। ओके, तो मैं वहाँ से पढ़ता हूँ क्वेश्चंस ये है कि एनी स्टेप दैट द सेंटर टेक्स टू एस्टेब्लिश पीस एंड हार्मोनी इन कंट्री विल बी अप्रिशिएट। यानी कि इसके पार्ट डी में एरर है, इसके पार्ट ई में क्या है, एरर है। कैसे है तो आप थोड़ी सी मेरी बात को समझ लें। किसी भी पैसिव वॉइस को जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा बी वर्ब। क्या जानना पड़ेगा? बी वर्ब, यानी कि बी की जो फॉर्म होती है ना, उसे हमें जानना पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो बी की फॉर्म को हमें जानना पड़ेगा। तो बी की फॉर्म कितनी होती हैं तो आप बताएंगे। वैसे पढ़े हैं तो बता सकते हैं, नहीं तो मैं तो बताऊंगा ही। बी की फॉर्म होती है इज, एम, आर। अगर यही पास्ट में चला जाए तो हो जाएगा वाज या वर, या हो जाएगा बी, या हो जाएगा बिन, या BEING बिंग। यानी कि ये टोटल मिला जुला करके कितनी होती है? 8। 5 और 3 8। यानी कि ये हमारे 8 बी वर्ब कहलाते हैं। कोई भी अगर पैसिव वॉइस का सेंटेंस है तो आपको उस बी वर्ब के बाद आपको थर्ड फॉर्म देखने को मिलेगा। इस बी वर्ब के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा? थर्ड फॉर्म। अगर ऐसा देखने को मिला तो आप समझेंगे सेंटेंस है पैसिव में। अगर बी वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म नहीं दिखाई दिया तो आप ये मानकर चलेंगे कि हमारा जो सेंटेंस है वो है एक्टिव में। क्या आप मेरी बातें समझ पा रहे हैं? आप समझ पा रहे होंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझा देना चाहता हूं, उसके बाद हम उस क्वेश्चंस की बात करते हैं जो क्वेश्चन सभी पढ़े हैं। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई टीच इंग्लिश। अब बताइए कि क्या इसमें आपको कहीं पे कोई बी नजर आ रहा है? बी वर्ब नहीं। आई टीच इंग्लिश यानी कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। आई टीच इंग्लिश यानी कि जो सब्जेक्ट है वो टीच, पढ़ाने का काम करता है। क्या? इंग्लिश। यानी कि जो सब्जेक्ट है वो इस काम को कर रहा है या नहीं? तो कर रहा है। सब्जेक्ट जब इस काम को कर रहा है तो इसका मतलब ये हम मानेंगे, क्या मानेंगे, कि ये सेंटेंस है एक्टिव में। लेकिन अगर सेंटेंस आपके सामने ऐसा रखा जाए कि आई एम टॉट, यानी कि मुझे पढ़ाया जाता है। अब देखिए एम क्या है? आप बोलेंगे सर इस बी वर्ब में कहीं ना कहीं है ना? अगर इस बी वर्ब में कहीं ना कहीं ये एम है तो इसका मतलब ये बी वर्ब हुआ। अगर ये बी वर्ब हो गया तो बी वर्ब के बाद आपको थर्ड फॉर्म देखना है। दिखाई दिया? इसका मतलब ये जो एक्शन है ये सब्जेक्ट के ऊपर किया जा रहा है या कोई और है जो इस काम को इसके ऊपर कर रहा है, यानी कि आई को ही पढ़ाया जाता है। आई पढ़ाने का काम नहीं करता। तो स्ट्रक्चर से समझ जाएंगे कि बी वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म, तो सेंटेंस है हमारा पैसिव में। ये एक्शन जो है सब्जेक्ट के ऊपर किया जा रहा है, लेकिन बी वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म नहीं दिखाई दिया तो मानेंगे सेंटेंस है एक्टिव में। अगर सेंटेंस एक्टिव में हो गया तो इसका मतलब जो सब्जेक्ट होगा वो उस वर्ब को कर रहा होगा। इतनी सी बातें आप समझ गए। तो आइए हम अपने इस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहले इसको हम यहाँ से इरेज कर देते हैं ताकि आपको उस क्वेश्चंस को मैं समझा सकूं अच्छे से। तो इन बी वर्ब्स को आप क्या कर लेंगे? नोट कर लेंगे। वैसे ये पैसिव वॉइस के वीडियोज में बताए जा चुके हैं कि बी वर्ब होते क्या हैं। आप सारे अगर पैसिव वॉइस की वीडियो को अच्छे से देख लेंगे तो ये मैं गारंटी देता हूं कि आप पैसिव वॉइस से कॉमन एरर बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन क्या था, पढ़ते हैं। एनी स्टेप दैट द सेंटर टेक्स टू एस्टेब्लिश पीस एंड हार्मनी इन द कंट्री विल बी अप्रिशिएट। अब विल बी अप्रिशिएट, इसका थर्ड वाले पार्ट को मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा
क्या लिखा गया है? विल बी एप्रिसिएट, ऐसा दिख रहा है आपको? दिख रहा है ना? अब देखिए विल बी, यहां पे बी दिख गया तो यानी कि बी वर्ब आया, तो बी वर्ब के बाद आप सेंटेंस में या तो आईएनजी फॉर्म लिख सकते हैं या थर्ड फॉर्म। आईएनजी लिखें तो एक्टिव होगा, थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो पैसिव होगा। तो यहाँ पे बी के बाद आपने ना आईएनजी फॉर्म लिखा और ना ही थर्ड फॉर्म लिखा, तो ये सेंटेंस आपको नहीं लग रहा है कि गलत है? बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे आपका पार्ट डी में एरर हो गया, तो इसे सही करने के लिए आपको विल बी एप्रिसिएटेड करना पड़ेगा, यानी कि थर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा कि जो कह रहा है कि कोई भी स्टेप जो उठाया गया है सेंटर में, मतलब दैट सेंटर टेक टू इस्टेब्लिश पीस एंड हार्मोनी, ठीक है, तो विल बी एप्रिसिएटेड होगा, यानी कि उसकी एप्रिसिएट किया जाएगा। समझ गए? तो विल बी एप्रिसिएटेड आप कर देंगे, आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। तो आइए हम अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? द पुलिसमैन हु वर ऑन ड्यूटी इन दिस एरिया वर डिस्कवर्ड 2 ड्रग एडिक्ट्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 है ना, इसमें भी यहां पे लिखा है वर डिस्कवर्ड। वर क्या है? बी वर्ब है। वर जो होता है ये बी वर्ब होता है, ध्यान से सुनेंगे। वर डिस्कवर्ड, डिस्कवर्ड मतलब किसी चीज की खोज करना, तलाश करना, ढूंढना। अब वर्ब क्या है? बी वर्ब। बी वर्ब के बाद आपको यहाँ पे नजर आ रहा है थर्ड फॉर्म की? नहीं, आपको आ रहा है। तो जब बी वर्ब के बाद आपको थर्ड फॉर्म नजर आ रहा है तो सेंटेंस स्ट्रक्चर के आधार पे देखेंगे तो क्या है, एक्टिव या पैसिव। तो बोलेंगे द पुलिसमैन हु वर ऑन ड्यूटी इन दिस एरिया वर डिस्कवर्ड, पैसिव में हो गया ना, बी वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म, तो ये पैसिव हो गया। अगर ये पैसिव हो गया तो आगे जो लिखा है 2 ड्रग एडिक्ट्स, उसकी क्या मीनिंग है? उसका कोई सेंस नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब ड्यान से सुनेंगे, क्या लिखा है? द पुलिसमैन हु वर ऑन ड्यूटी इन दिस एरिया, यानी कि जो पुलिसमैन ड्यूटी पे थे इस एरिया में, मतलब इस एरिया में जो पुलिसमैन ड्यूटी पे थे वो पुलिसमैन क्या किए? डिस्कवर्ड किए। किसको? 2 ड्रग एडिक्ट्स को। लेकिन वर डिस्कवर्ड लिखा गया है, इसका मतलब पुलिसमैन को ही डिस्कवर कर लिया गया है। तो पुलिसमैन को डिस्कवर नहीं किया गया है, बल्कि वो जो पुलिसमैन हैं वो लोग डिस्कवर्ड किए हैं 2 ड्रग एडिक्ट्स को। यानी कि सेंटेंस अगर मीनिंग के आधार पे देखा जाए तो एक्टिव सेंस दे रहा है, लेकिन स्ट्रक्चर के आधार पे देखा जाए तो पैसिव में लिखा गया है। यानी कि इस सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए आपको इसे एक्टिव में लिखना पड़ेगा। समझ पाए? तो वर को वहां से बीच से ऐसे आपको रिमूव करना पड़ेगा, और जिस पार्ट में वर लिखा यानी कि पार्ट सी में है तो आपका पार्ट सी एरर हो गया। क्या आप मेरी बातें समझ पाए? आइए, समझ गए होंगे तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है। चलिए आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was known by all types of people in the world। अब यहाँ पे क्या गलती है आप समझ सकते हैं। आपको मैं बताया हूँ कि कुछ ऐसे भी वर्ब्स होते हैं जिनके साथ बाई प्रीपोजिशन का यूज न कर करके बल्कि किसी अन्य प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। तो वैसे ही एक वर्ब है नो, और नो का जब थर्ड फॉर्म लिखेंगे नोन, तो नोन के साथ बाई नहीं बल्कि हम टू का यूज करते हैं। अब कहेंगे सर हमें ये पता कैसे चलेगा? तो ये आपको पता चल जाएगा, सभी वर्ब्स को लर्न करना पड़ेगा जो आते हैं पैसिव वॉइस में, जिनके बाद बाय न यूज होकर के टू या विथ या इन या अदर प्रीपोजिशन यूज होते हैं। तो हमारे पीछे की जो वीडियो हैं, जितनी भी प्रीवियस वीडियोज, उनको अगर आप बारी बारी पढ़ते जाएंगे, बारी बारी अगर उनको पढ़ते जाएंगे तो उसकी किसी वीडियो में मैंने इसका जिक्र किया है, आपको पूरी लिस्ट दी है जिनके साथ हम बाय का यूज़ नहीं करते। तो आई होप कि आप वहाँ से देखकर आए होंगे, नहीं देखे होंगे तो आप ज़रूर जाकर पहले उन्हें देख लें ताकि इस चीज़ को आप अच्छे से समझ सकें। आइए, तो समझ गए होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज नोन टू, यहाँ पे नोन बाई की जगह पे क्या करना पड़ेगा आपको, टू करना पड़ेगा। समझ गए? तो नोन टू ऑल टाइप्स ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा, द पीएम एश्योर्ड द पीपल
दैट हिज गवर्नमेंट वुड डू इट्स बेस्ट टू सप्रेस कम्युनलिज्म। यानी कि ये जो क्वेश्चन नंबर आपका 4 है इसमें कोई एरर नहीं है, यानी कि ये सेंटेंस बिल्कुल 100% करेक्ट है। तो जब क्वेश्चन ये करेक्ट है, इसमें कोई एरर नहीं है, इसमें समझाने वाली कोई बात भी नहीं है। तो चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स। टीचर ने स्टूडेंट से पूछा कि वेदर दे कुड टेल द नेम ऑफ द मैन, कि क्या वे लोग उस व्यक्ति का नाम बता सकते हैं हु हैड बीन डिस्कवर्ड अमेरिका। ध्यान से सुनेंगे। यहां पे डिस्कवर्ड की स्पेलिंग ये होगा, आप देख सकते हैं डिस्कवर्ड, यानी कि ऐसा लिख दिया गया है DISCOVER और ED यहां पे लिख दिया गया है। ये टाइपिंग की मिस्टेक हो गई है, ऐसे नहीं करना है, ठीक है, ऐसा रहेगा। अब ध्यान से सुनेंगे, यहां पे हु हैड बीन लिखा है, तो बिन आया है कि नहीं उसमें बढ़िया से आप देख सकते हैं अच्छे से। तो हु हैड बीन दिख रहा है, उसके बाद डिस्कवर्ड लिखा है। अब इसका मतलब कि ये बी वर्ब है, बी वर्ब के बाद अगर ये थर्ड फॉर्म दिख रहा है तो आप मुझे बताने की कोशिश करेंगे कि इस स्ट्रक्चर के आधार पे ये सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव। तो आपने बोला क्या, पैसिव। क्यों? क्योंकि बी वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म आया, तो ये सेंटेंस हमारा हो गया पैसिव में। स्ट्रक्चर के आधार पे, किसके आधार पे? स्ट्रक्चर के आधार पे देखा जाता है पैसिव है। इसका मतलब जो सब्जेक्ट होगा वो इस काम को नहीं किया होगा, उल्टे ही उस काम को सब्जेक्ट के ऊपर किया गया होगा ना। तो पढ़ के देखिए, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स, टीचर ने स्टूडेंट्स से पूछा कि वेदर दे कुड टेल द नेम ऑफ द मैन, कि क्या वे लोग, कौन, स्टूडेंट्स लोग, वे लोग उस व्यक्ति का नाम बता सकते हैं हु हैड बीन डिस्कवर्ड अमेरिका। डिस्कवर्ड के बाद अमेरिका लिखा है, यानी कि जिसने अमेरिका को डिस्कवर किया, क्या उस व्यक्ति का नाम बता सकते हैं? तो वो जो व्यक्ति है अमेरिका को डिस्कवर किया होगा या उस व्यक्ति को डिस्कवर किया गया? तो कहेंगे नहीं सर, कोई व्यक्ति है जो अमेरिका को डिस्कवर किया है, ऐसा सेंस बन रहा है। जब ऐसा बन रहा है तो आपको वहाँ से बिन को रिमूव करना पड़ेगा। पता है क्यों? अगर आपने बिन को रिमूव नहीं किया तो ये लगेगा कि जो मैन है उस आदमी को ही डिस्कवर कर लिया गया है, तो फिर सेंटेंस की मीनिंग तो गलत हो जाएगी, समझ रहे? और अमेरिका का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो इसका मतलब उस व्यक्ति को डिस्कवर नहीं किया गया है, वो व्यक्ति खुद डिस्कवर करने का काम किया है। यानी कि यहाँ पे वो जो सब्जेक्ट है वो क्या है? वो सब्जेक्ट जो है डूअर है, यानी कि सेंटेंस एक्टिव में होना चाहिए। आपको यहाँ से बीन को रिमूव करना पड़ेगा। आई होप कि आप हमारी बातें समझ पा रहे होंगे। फिर भी कोई दिक्कत हो आप ज़रूर हमें बताएं। तो आइए अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा आपके देख सकते हैं, आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, द केस वाज इंक्वायर्ड अ मंथ अगो बट नो रिपोर्ट हैज कम येट। द केस वाज इंक्वायर्ड, इंक्वायर्ड इनटू होता है, इंक्वायर्ड इनटू का अर्थ होता है जांच करना, समझ रहे हैं? इंक्वायर्ड के साथ हमेशा इनटू का यूज किया जाता है। तो आप याद रखेंगे कि पैसिव वॉइस में कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जिनके साथ कुछ प्रीपोजिशन आते हैं, उसके बाद बाई प्लस एजेंट। तो उस प्रीपोजिशन को अलग नहीं किया जाता है क्योंकि वो दोनों मिल करके बनाते हैं फ्रेजल वर्ब। जैसे आपको समझाने के लिए इनको मैं यहाँ से इरेज करके एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ ताकि आप हमारी बात अच्छे से समझ सकें। तो आइए मैं लिख देता हूँ। वैसे आप समझ गए होंगे कि इंक्वायर्ड के साथ इनटू लगाएंगे, लेकिन इसको अच्छे से क्लियर हो जाए, इस बात को क्लियरफाई करने के लिए हमें एक एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा। तो आइए आपके सामने वो एग्जाम्पल हम लिखते हैं बोर्ड पे। एग्जाम्पल क्या रहेगा? एग्जाम्पल ये रहेगा कि शी लव्ड एट मी। हाँ, ये लिख लीजिए, शी लॉफ्ड एट मी। ठीक है, आइए सी लॉफ्ड एट मी। अब देखिए लॉफ जो है एक वर्ब है,
इस वर्ब के साथ में ये एक प्रीपोजिशन है, दोनों मिलकर के क्या कहलाते हैं? फ्रेजल वर्ब्स। क्या कहलाते हैं? फ्रेजल वर्ब। ये अगर फ्रेजल वर्ब हो गया तो बिल्कुल काम कैसे करेगा? तो सीधा एक वर्ब का काम करता है। बस वर्ब एक शब्द में होता है, फ्रेजल वर्ब एक ग्रुप में होता है। मतलब 2 या 2 से अधिक वर्ड होते हैं फ्रेजल वर्ब में। एक तो वर्ब रहेगा ही साथ में, मतलब वर्ब रहेगा और उसके साथ एक प्रीपोजिशन या एडवर्ब आ जाते हैं। तो शी लाफ्ड एट मी, यानी कि वह मेरे ऊपर हंसी। तो आई को आपने क्या किया? सब्जेक्ट बनाया, फिर पास्ट इंडेफिनिट में होने की वजह से आपने वाज का यूज किया। समझ पा रहे हैं? तो वाज हुआ। फिर थर्ड फॉर्म लिखेंगे LAUGHED, लाफ्ड। आप ध्यान से सुनेंगे, एक्टिव वॉइस में इसके साथ एट आया है तो पैसिव वॉइस में वो प्रीपोजिशन नहीं हटता है, नहीं तो फ्रेजल वर्ब हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो बिल्कुल वही चीज़ है यहाँ पे। द केस वॉज इंक्वायर्ड इनटू अ मंथ अगो बट नो रिपोर्ट हैज कम येट। क्या आप मेरी बातें समझ गए? आई होप कि समझ गए होंगे। तो एट के बाद फिर चाहें तो आप बाय लिख सकते हैं, फिर यहाँ पे जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्टिव केस हर, यानी कि इसे आपको अलग नहीं करना है उस वर्ब से। जैसे लुक आफ्टर, देखभाल करना, ईट इनटू, नष्ट करना। समझ रहे हैं? तो ऐसे कुछ फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, आप समझ सकते हैं। शायद वीडियो में आपको बताया जरूर गया होगा। आइए आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7, शी हेल्ड समथिंग एट हर साइड विच वॉज टोटली हाइडिंग। गड़बड़ हो गया। विच वॉज टोटली हाइडिंग बाय द फोल्ड्स ऑफ हर साड़ी। आइए देखते हैं इसमें क्या मिस्टेक है। वैसे आप समझ गए होंगे, नहीं समझ गए होंगे तो फिर भी मैं समझा ही दे रहा हूं आपको। देखिए, वाज टोटली हाइडिंग लिखा है ना, वाज टोटली हाइडिंग। अब ऐसे देखिए, अब यहाँ पे वाज जो है बी वर्ब है या नहीं? आपने बोला सर बी वर्ब है, बिल्कुल सही बोला। बी वर्ब के बाद 2 चीज हो सकता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ सकती है या थर्ड फॉर्म। अगर थर्ड फॉर्म आया तो एक्शन सब्जेक्ट के ऊपर किया गया, आईएनजी फॉर्म आया तो सब्जेक्ट इस काम को कर रहा होगा। टोटली एक एडवर्ब है, बीच में आया है, इससे कोई समस्या नहीं है। तो क्या होगा? ध्यान से सुनेंगे। वाज, देखिए कह रहा है कि सी हेल्ड समथिंग, वो कुछ रखी है समथिंग एट हर साइड, अपने बगल में। व्हिच वाज, जो चीज़ बगल में रखी अपने साड़ी के, तो कह रहा है ना कि, कह रहा है कि क्या हुआ? वो टोटली हाइडिंग कर रहा है, वो छिपा रहा है। अब भाई छिपा किसको रहा है? वो खुद छिपा हुआ है। तो वाज टोटली हिडन होना चाहिए ना, हाइडिंग नहीं होगा। क्या होगा? हिडन। अब थर्ड फॉर्म हुआ कि जो चीज़ अपने बगल में, वो साइड में रखी है, वो चीज़ हिडन है। हिडन मतलब छिपा हुआ है। किससे? बाय द फोल्ड्स ऑफ हर साड़ी, उसके साड़ी के फोल्ड से छिपा हुआ है। तो आई होप कि आप ये भी क्वेश्चन समझ पाए होंगे। तो आइए हम आगे की तरफ बढ़ लेते हैं, हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने स्क्रीन पे, आइए देखते हैं वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, आई वॉज सरप्राइजिंग। देखिए यहाँ पे आई वॉज सरप्राइजिंग। अब बताइए खुद आपके स्ट्रक्चर के आधार पे देखा जाए तो एक्टिव है या पैसिव? आपने बोला सर स्ट्रक्चर के आधार पे मैंने देखा कि वाज के बाद आईएनजी आया तो यानी कि एक्टिव है, यानी कि मैं आश्चर्य कर रहा था या मैं खुद आश्चर्य हो गया था? तो मैं आश्चर्य हो गया था। एट नॉट हैविंग सीन, न देख करके, हर मतलब उसको, इवन दो मतलब भले ही सी वॉज स्टैंडिंग जस्ट बिसाइड ऑफ माई वाइफ, जस्ट बिसाइड माई वाइफ, मतलब मेरी वाइफ के बगल में वो भले ही खड़ी थी लेकिन उसको मैं नहीं देखा और ना देख करके मैं आश्चर्य हो गया। तो आई वॉज सरप्राइज्ड करना पड़ेगा आपको। सरप्राइजिंग जो लिखा है उसमें से आईएनजी काटिए, यानी कि उसको थर्ड फॉर्म में आप लिखिए, आई वॉज सरप्राइज्ड एट। और सरप्राइज के साथ भी एट आता है, बाई नहीं आता है, आपको पता होना चाहिए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा रहा 9। हाँ पढ़िए। इन केस यू अपोलोजाइज फॉर हैविंग ब्रोकन योर प्रोमिसेज यू विल सर्टेनली बी फॉरगिव। अब देखिए बी आया आपके सामने, बिल्कुल वैसे ही है और लिखा है फॉरगिव। फॉरगिव जानते हैं, इसका फर्स्ट फॉर्म होता है फॉरगिव। फॉरगिव मतलब क्षमा करना किसी को, फॉरगिव मतलब क्षमा करना।
अब बी के बाद तो आप दो ही चीज लिख सकते हैं, क्या, या तो थर्ड फॉर्म या तो आईएनजी फॉर्म, दो ही चीज लिख सकते हैं आप। और ना ये थर्ड है और ना ही आईएनजी है, तो ऐसे आपको पता चल गया कि ये सेंटेंस गलत है पार्ट बी में। बी नहीं, बी कौन सा, प्रोमिसेज पार्ट डी है, पार्ट डी में। तो क्या हुआ, बी फॉर गिव जो लिखा है बी फॉर गिविंग होगा या बी फॉर गिवन होगा। अब आखिरकार इन दोनों में से होगा तो कौन होगा, मतलब ये दो आने की संभावना, ये तो नहीं आ सकता, तो ये गलत है। तो अब इन दोनों में से कौन होगा ये भी आपको अब सोचना पड़ेगा। अगर पैसिव सेंस दे रहा होगा थर्ड फॉर्म, एक्टिव दे रहा होगा आईएनजी फॉर्म। पढ़िए, इन केस यू अपोलोजाइज फॉर हैविंग ब्रोकन योर प्रोमिसेज, कि आपने जो ब्रोकन तोड़ा, प्रोमिसेज मतलब वादे को जिसने आपने तोड़ा, यू विल सर्टनली बी फॉरगिवन, अगर आप क्षमा मांगेंगे तो कह रहा है कि आपको क्षमा कर दिया जाएगा, पैसिव में सेंस जा रहा है तो विल बी फॉरगिवन आपको करना पड़ेगा। तो पार्ट डी रहा एरर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आफ्टर एवरी स्टूडेंट हैड गॉन अवे, मतलब हर एक स्टूडेंट के चले जाने के बाद, सभी स्टूडेंट चले गए, तो द प्यून जो था चपरासी ने लॉक्ड अप, लॉक किया द क्लासरूम, मतलब क्लासरूम को। नो एरर, क्वेश्चन नंबर 10 में कोई गलती नहीं है, बिल्कुल सही है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, आइए पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, आइए इसको हम समझ लेते हैं। क्या लिखा है कि हैड द पुलिस नॉट रिच्ड हियर ऑन टाइम आई वुड हैव किल्ड बाय द रोबर्स। अब यहाँ पे आपको एक समझने वाली बात है, मैं अगर थोड़ा सा टाइम दूँ तो कोई समस्या नहीं ना, आइए कोई समस्या नहीं तो मैं समझा दे रहा हूँ आपको। आइए देखते हैं। मैं एक छोटा सा सेंटेंस आपके सामने रखूंगा कंडीशनल सेंटेंसेज का। वैसे कंडीशनल सेंटेंसेज को हम डिटेल में कंडीशनल वाले सेंटेंसेज के चैप्टर में ही पढ़ेंगे, पर यहाँ पे थोड़ा सा उसका जिक्र कर ले रहे हैं ताकि इस क्वेश्चन को आप समझ पाएँ। तो ध्यान से सुनेंगे। सेंटेंस ये है कि यदि तुम मेरे घर आए होते तो मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाया होता। मैं ये सेंटेंस लिख दे रहा हूँ, हिंदी नहीं लिखेंगे, हिंदी मैंने बोल दिया, आप सुन लिए होंगे कि यदि तुम मेरे घर आए होते तो मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाया होता। समझ पा रहे हैं ना? तो लिखेंगे इफ यू हैड कम टू माई होम, फिर लिखेंगे आई वुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म लिखेंगे आई वुड हैव टॉट यू इंग्लिश। समझ पा रहे हैं? इफ यू हैड कम टू माई होम, यदि तुम मेरे घर आए होते तो आई वुड हैव टॉट यू इंग्लिश, तो मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाया होता। आपने किसी को ऐसा बोला कि यदि तुम मेरे घर आए होते तो मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाया होता, इसका मतलब तुम मेरे घर आए नहीं, इस वजह से मैंने पढ़ाया नहीं। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे, इफ का मतलब होता है हिंदी में यदि या अगर। क्या होता है? यदि या अगर। तो इफ और उसके बाद आपने जो सेंटेंस लिखा, क्या आप मुझे इतना बता पाएंगे ये किस टेंस में है? हाँ बताइए किस टेंस में है? आपने बोला सर ये पास्ट परफेक्ट में है। क्या बोला आपने? पास्ट परफेक्ट। क्यों? क्योंकि हैड के बाद ये थर्ड फॉर्म है। जब हैड के बाद सेंटेंस में थर्ड फॉर्म दिखता है वो पास्ट परफेक्ट होता है। और जब इफ के बाद, किसके बाद? इफ के बाद अगर हैड प्लस थर्ड फॉर्म आए, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य आ जाए, तो वो सेंटेंस पास्ट में देता है, सिंपल पास्ट में, कि पास्ट में अगर कुछ काम हुआ होता, ऐसा हुआ होता तो ये हुआ होता। ऐसा कि यदि तुम आए होते मेरे घर तो मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाया होता, पर तुम आए नहीं। तो यही करें, यदि तुम मेरे घर आए होते तो आई वुड हैव टॉट यू इंग्लिश। तो जब यहाँ पे ध्यान देंगे हैड प्लस थर्ड फॉर्म आए, हैड प्लस थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट परफेक्ट, जब इधर पास्ट परफेक्ट आएगा तो इधर हमेशा वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आपको दिखाई जरूर देगा। क्या आपने मेरी बात समझा? नहीं, ध्यान से सुनेंगे। जब भी इफ के बाद वाला जो क्लाज है,
अब ये मत पूछिएगा क्लाज क्या है, क्लाज थोड़ा बहुत उतना जानते होंगे आप। आइए, तो इफ के बाद वाला अगर जो क्लाज है, या सेंटेंस समझ लीजिए, नहीं समझ पा रहे, तो इफ के बाद वाला अगर जो सेंटेंस है उसमें अगर पास्ट परफेक्ट यूज हुआ है तो इफ के बाद वाला, मतलब इफ के जस्ट बाद वाले के बाद फिर जो आएगा क्लाज, उस क्लाज में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आएगा। यानी कि इफ के जस्ट बाद वाले में पास्ट परफेक्ट, तो फिर उसके बाद जो आएगा उसमें वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आएगा। अब यहाँ पे काम हम करते हैं कि यहाँ पे इफ को हटा करके हम चाहे तो इन्वर्जन लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? इन्वर्जन। अब ये आप नहीं पूछेंगे सर इन्वर्जन क्या होता है, कि पूछेंगे आप मुझसे? अगर आपको ये पूछना होगा इन्वर्जन क्या है, तो आपको वेट करना पड़ेगा टॉपिक नंबर कौन सा, एडवर्ब। आपको एडवर्ब टॉपिक का वेट करना पड़ेगा, उसमें इन्वर्जन का जिक्र किया जाएगा। आखिरकार इन्वर्जन होते क्या हैं, तो बोलेंगे पुटिंग द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट इज कॉल्ड इन्वर्जन। इतना बस समझ लीजिए कि जो वर्ब होता है वो अक्सर सब्जेक्ट के बाद आता है। फर्स्ट फॉर्म या हेल्पिंग वर्ब या कोई भी वर्ब वो सब्जेक्ट के बाद आता है। लेकिन जब इसका मिरर इमेज बना देंगे, यानी कि ये इधर आ जाए, समझ रहे हैं, मतलब इसको ऐसे घुमा देंगे तो क्या बन जाएगा, यानी कि वर्ब हो जाएगा पहले, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा बाद में, तो इसी को हम बोलते हैं इन्वर्जन, जैसा आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। तो क्या समझे, पुटिंग द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट इज कॉल्ड इन्वर्जन। तो यहाँ से हम चाहें तो इफ को हटा भी सकते हैं। अगर इफ हटेगा तो वहाँ लगेगा इन्वर्जन। क्या लगेगा? इन्वर्जन। कंडीशनल सेंटेंसेज में अगर इफ के बाद एक पास्ट परफेक्ट टेंस यूज हुआ हो, फिर उसके बाद दूसरे वाले क्लाज में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म हुआ हो, तो हम चाहते हैं तो यहाँ पे इन्वर्जन कर सकते हैं। इन्वर्जन करने का मतलब कि इफ को हटा देंगे और वर्ब को पहले कर देंगे। कौन सा वर्ब? हेल्पिंग वर्ब को। कहीं कहीं पे मेन वर्ब को भी किया जाता है। वैसे इन्वर्जन टॉपिक में देखेंगे कब मेन वर्ब कहाँ पे होता है, कहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। तो आपने इन्वर्जन समझा क्या है? तो इन्वर्जन को हम यूज कहाँ पे करेंगे? हाँ बताइए, एडवर्ब टॉपिक में। ओके, तो अगर इस सेंटेंस को मैं ऐसे लिखूं तो इसके मीनिंग में क्या चेंज होगा कि हैड यू कम टू माई होम, फिर यहाँ लिखूंगा आई वुड हैव टॉट यू इंग्लिश। अब ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पे बच्चे हैड को पहले देख करके वो समझ लेते हैं क्या कि ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या समझ लेते हैं? ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, पर वास्तव में इंट्रोगेटिव तो है नहीं। यहाँ लगा इन्वर्जन। अब यहाँ पे इफ जो है वही मीनिंग हैड भी रख रहा है, यानी कि इसी सेंटेंस को लिखने का यह दूसरा तरीका है इन्वर्जन करके। तो जो ऊपर वाले की मीनिंग है वही नीचे वाले की। तो ऊपर वाले की मीनिंग क्या है एक बार जरा आप बताएंगे? हाँ, तो क्या है? ये है कि यदि तुम मेरे घर आए होते तो मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाया होता। यानी कि नीचे वाले की भी मीनिंग वही है कि यदि तुम मेरे घर आए होते तो मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाया होता। तो यहाँ पे जो हैड है ना, ये यदि का सेंस रख रहा है इफ का। कैसे पहचानेंगे? आप ऐसा नहीं बोलेंगे कि इंट्रोगेटिव है, क्या से शुरू कर देंगे हिंदी में कि क्या वह मेरे घर आ चुका था, ऐसा नहीं बोलेंगे, ऐसा बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो याद रखेंगे जब कोई सेंटेंस हैड से शुरू हो, उस क्लाज के बाद एक कॉमा लगा हो, कॉमा के बाद दूसरे वाले क्लाज में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म जब भी दिखाई देगा तो इस हैड की मीनिंग इफ हो जाएगा, यानी कि यदि। क्या आप मेरी बात समझ गए? चलिए, अगर समझ गए होंगे तो आइए हम इस क्वेश्चंस की अब प्रैक्टिस कर लेते हैं, जो क्वेश्चंस आपके सामने मैं यहाँ पे रखा हूँ। क्या है क्वेश्चंस? हैड द पुलिस नॉट रिच्ड हियर ऑन टाइम, कॉमा दिखा आपको, बिल्कुल इसकी तरह दिखा ना। फिर कह रहा आई वुड हैव किल्ड बाय द रोबर्स, वुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म दिखा, यानी कि जो सेंटेंस मैंने आपको यहाँ पे बताना चाह रहा था कंडीशनल सेंटेंसेज, बिल्कुल वही सेंटेंस यहाँ पे यूज हुआ है। समझ रहे हैं? तो देखिए अब कह रहा है कि यदि पुलिस, अब यदि ऐसा नहीं बोलेंगे क्या पुलिस, नहीं, इफ यहाँ पे सेंस रखेगा हैड। हैड कौन सा सेंस रखेगा? इफ का।
तो बोलेंगे यदि पुलिस टाइम पर अगर यहाँ नहीं पहुँची होती, समझ रहे ना, वैसे पहुँची नहीं, जैसे आप वो मेरे घर आया नहीं आया, तो वैसे यदि पुलिस टाइम पे यहाँ नहीं पहुँची होती तो आई वुड हैव किल्ड बाय द रॉबर्स। अब ध्यान से सुनेंगे, आई वुड हैव किल्ड, क्या लिखा है, वुड हैव किल्ड। अब बताइए कि जो रूल से दिख रहा है, मतलब स्ट्रक्चर के आधार पे सेंटेंस, तो ये एक्टिव दिख रहा है या पैसिव? तो आपने बोला सर बी वर्ब तो दिख नहीं रहा इसमें, जब बी वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म आता है तो पैसिव मानते हैं ना, ये तो एक्टिव हो गया। तो लिखा आई वुड हैव किल्ड, मैं मार दिया होता। अगर पुलिस टाइम पे नहीं यहाँ पहुंची होती तो मैं मार दिया होता डाकुओं के द्वारा, बाय द रॉबर्स। रॉबर्स समझते हैं? तो अब बाय द रॉबर्स भी आगे लिखा है उसमें, तो क्या होता, अगर एक्टिव में तो ये जो व्यक्ति है ये मार दिया होता, तो किसको मार दिया होता भाई, उसका तो जिक्र ही नहीं किया गया है, कह रहा डाकुओं के द्वारा। अरे भाई डाकुओं द्वारा मैं मार दिया गया होता, यानी कि पैसिव की मीनिंग बन रहा है, स्ट्रक्चर से एक्टिव है, इस वजह से सेंटेंस गलत है। नहीं समझे? मीनिंग पैसिव दे रहा है कि किल करने का काम इस व्यक्ति को कर दिया गया होता अगर पुलिस टाइम पे नहीं आई होती, तो इसका मतलब इस व्यक्ति के ऊपर काम किया गया होता। इसे पैसिव में लिखना पड़ेगा, बीच में हैव के बाद आपको यूज करना पड़ेगा क्या, बिन। नहीं समझ पाए? बोलिए, समझ गया ना? आई होप कि आप समझ पाए होंगे। ठीक है, अगर फिर भी कोई समस्या होगी तो आप जरूर कमेंट करके मुझे बताइए। तो पढ़ लीजिए एक बार। हैड द पुलिस नॉट रिच्ड हियर ऑन टाइम, अगर पुलिस यहाँ पे टाइम से नहीं पहुंची होती तो आई वुड हैव बीन किल्ड, आई वुड हैव बीन लगाना पड़ेगा बी वर्ब थर्ड फॉर्म, ताकि पता चल जाए काम इसी के ऊपर हुआ कि इसको मार दिया गया होता रॉबर्स के द्वारा। समझ गए? तो आई होप की बातें आप समझ गए होंगे, क्लियर हो गया होगा। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 12। द टीचर सेड ईयर्स अगो इट बिलीव्ड। अब देखिए सेंटेंस एक्टिव में है, इट बिलीव्ड नहीं है, लेकिन इसकी सेंस जा रही है पैसे में, इट वाज बिलीव्ड होगा द अर्थ दैट द अर्थ वाज फ्लैट, यानी कि वर्षों पहले ऐसा विश्वास किया जाता था कि पृथ्वी क्या है, फ्लैट है। तो इट बिलीव्ड नहीं होगा, इट बिलीव्ड होगा तो इट जो है सब्जेक्ट वो बिलीव करेगा। यार भाई इट है क्या, पता नहीं कौन सा सब्जेक्ट है, वो क्या बिलीव करेगा, नहीं ऐसा विश्वास किया जाता था, तो इट वाज बिलीव्ड दैट द अर्थ वाज फ्लैट हो जाएगा ना। आइए कोई दिक्कत तो नहीं होगी क्वेश्चन नंबर 12 में, इट वाज करना पड़ेगा आपको। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। वी हैव नॉट बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट द डेथ ऑफ आवर बिलव्ड लीडर एंड टॉर्च बियरर। सही है, ये भी 13 नंबर में कोई एरर नहीं है। वी हैव नॉट बीन इन्फॉर्म्ड, हमें इन्फॉर्म नहीं किया गया था। इन्फॉर्म करने का काम मैंने नहीं किया, कह रहा है कि मुझे इन्फॉर्म नहीं किया गया था अबाउट द डेथ ऑफ आवर बिलव्ड लीडर एंड टॉर्च बियरर, जो हमारे बिलव्ड लीडर थे और टॉर्च बियरर थे, उनकी जब डेथ हो गई, ठीक है, तो हमें इन्फॉर्म नहीं किया गया था। सही है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। दे वर काइंडली रिक्वेस्टेड टू अटेंड द सेमिनार इन विच lectures on the evils of communalism were delivered। आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। वैसे आप समझ गए होंगे कि क्या मिस्टेक है, तब तक आप कमेंट करके बताते रहें। फिर आइए तब तक मैं यहाँ से इरेज करके इसको मैं आपके सामने रख रहा हूँ। चलिए आइए देखते हैं। अगर मैंने आपके सामने सेंटेंस लिखा प्लीज हेल्प मी, तो क्या आप इसका पैसिव बना लेंगे? बिल्कुल बना लेंगे। प्लीज या काइंडली अगर किसी सेंटेंस में आ जाए, क्या जाए, प्लीज या काइंडली, तो इस प्लीज या काइंडली को हम हटा करके सेंटेंस को पैसिव वॉइस बनाने के लिए यू आर रिक्वेस्टेड टू से शुरू करते हैं। यू आर रिक्वेस्टेड टू, बाकी चीज जैसा वैसे लिख देते हैं। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, ऐसे बनाते हैं। आपने हमारे वीडियो को अगर अच्छे से देखे होंगे, सारे वीडियोज को देखे होंगे, तो आप ये बात समझ पाए होंगे। यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, तो प्लीज काइंडली को हटाने के बाद हम रिक्वेस्ट का यूज करते हैं, रिक्वेस्टेड। तो प्लीज या काइंडली लगता है रिक्वेस्ट करने के लिए,
तो जब रिक्वेस्ट वर्ब मैंने खुद ही यहाँ पे लिख दिया तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि प्लीज या काइंडली कुछ यूज किया जाए, तो ये हो जाएगा सुपरफ्लुअस। लग रहा है ना, जैसे रिटर्न के साथ बैक नहीं लगाते, रिटर्न का मतलब गए फिर वापस आ गए, तो उसमें बैक की मीनिंग ऑलरेडी हिडन है, तो रिटर्न बैक नहीं बोल सकते, फ्रंट साइड नहीं बोल सकते, बैक साइड नहीं बोल सकते, रिस्पेक्टेड सर नहीं बोल सकते, क्योंकि जिन्हें हम रिस्पेक्ट देते हैं उन्हें सर कहते हैं। तो कुछ ऐसे हैं जो सेम मीनिंग रखने वाले दो वर्ड एक साथ नहीं आते। तो प्लीज या काइंडली रिक्वेस्ट के लिए होते हैं, तो यहाँ पर रिक्वेस्टेड जब मैंने खुद ही लिख दिया तो इसके साथ प्लीज काइंडली तो गलत हो जाएगा। वही लिखा गया दे वर काइंडली रिक्वेस्टेड, काइंडली को आपको रिमूव करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे मान लीजिए मैंने काइंडली लिखा तो आपको नहीं लग रहा कि ये गलत होगा, क्योंकि प्लीज काइंडली को हटा करके ही तो रिक्वेस्टेड किया गया है। तो आई होप कि आप मेरी बातें समझ गए होंगे। हम बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा है 15, पढ़ लीजिए। द हेडमैन एडवाइज द मेंबर्स ऑफ द फैमिली टू इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ द अक्रेंस। बिल्कुल करेक्ट है, कोई सही नहीं है, कोई यहाँ पे गलत नहीं है, सब सही है। द हेडमैन एडवाइज द मेंबर्स ऑफ द फैमिली टू इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ द अक्रेंस। बिल्कुल सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 100% सही है। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। पढ़िए। बाय हुम वाज ही हेल्प्ड व्हेन ही सीरियसली wounded बाय अ टेररिस्ट। व्हेन ही सीरियसली wounded। हाँ, अब देखिए यहाँ पे बीच में सीरियसली एक क्या लगा आपका एडवर्ब। तो एडवर्ब को छोड़िए, ही के बाद आप देखिए क्या लगा है, wounded थर्ड फॉर्म लगा ना। अब बताइए कि ही wounded लिखा है, चलिए आइए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ही wounded, सीरियसली भी लिख लीजिए बीच में, ही सीरियसली wounded। अब ऐसा लिखा गया, तो अब बताइए कि ये ही है हमारा सब्जेक्ट, wounded अब सेकंड फॉर्म मानिए या तो थर्ड फॉर्म मानिए। सेकंड कब मानते हैं, सब्जेक्ट के बाद आता है, सब्जेक्ट के बाद ही है, कोई बीच में हेल्पिंग वर्ब नहीं हुआ है। हेल्पिंग वर्ब होता तो थर्ड माना जाता। इसका मतलब ये सेंटेंस एक्टिव में है। एक्टिव में यानी कि ये जो व्यक्ति है उंड किया होगा, घायल किया होगा किसी को, ऐसा तो है नहीं, टेररिस्ट के द्वारा इसे घायल कर दिया गया, फिर वही चीज़ है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बीच में आपको यूज करना पड़ेगा वाज, बी वर्ब, तो सही हो जाएगा। तो ही वाज सीरियसली wounded बाय अ टेररिस्ट। कह रहा है जब टेररिस्ट के द्वारा इसे घायल कर दिया गया तो बाय हुम वाज ही हेल्प्ड, किसके द्वारा इसकी हेल्प की गई थी। समझ गया। तो आइए आगे की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए। लिखा है द कंक्लूजन विल बी अराइव्ड एट। देखिए फिर यानी कि अराइव्ड एट कंक्लूजन होता है, अराइव एट अ कंक्लूजन। ठीक है। अराइव एट अ कंक्लूजन होता है कंक्लूजन पे पहुंचना। ठीक है। तो अराइव के साथ यहाँ पे एट आता है हमेशा, जैसे लॉ ऑफ एट आपने पढ़ा, फ्रेजल ऑफ लुक आफ्टर लुक इनटू, उसी में का ये भी है अराइव एट अ कंक्लूजन। तो हो जाएगा अ कंक्लूजन विल बी अराइव्ड एट। तो द कंक्लूजन विल बी अराइव्ड एट, यानी कि अराइव्ड के बाद आपने जो एट लिखा नहीं है वही गड़बड़ है, मतलब एट आपको लिखना पड़ेगा। समझ गया। तो आइए क्वेश्चन नंबर 15 16 हो गया, 17 हो गया ना। 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िए क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने मैं रख रहा हूँ, पढ़िए। इसको तब तक मैं इरेज कर रहा हूँ। We were extremely, बढ़िए, we were extremely surprised by the poor results of that scholar's son and daughter। उस स्कॉलर के सन एंड डॉटर का जो रिजल्ट है बहुत पुअर हो गया, तो उस पर हम लोग बहुत आश्चर्य हो गए। तो सरप्राइज के साथ बाय नहीं एट आता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप कर पाए होंगे। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन सारी चीज़ों को यहाँ से पहले इरेज कर देते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 18 में कोई समस्या नहीं है आपका। सरप्राइज्ड एट होगा, बाई आपने जो लगाया उसको कट करके ऐड करेंगे, तो यानी कि इसके पार्ट बी में एरर था, समझ गया ना। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। दे वर प्लीज्ड बाय द न्यूज विच दे हैड रिसीव्ड अ डे बिफोर। अब देखिए यहाँ पे क्या गड़बड़ी है, प्लीज्ड के साथ बाय नहीं विथ आता है, आपको याद होना चाहिए। जैसा आता ही प्लीज्ड मी, उसने मुझे खुश कर दिया, यानी कि काम अच्छा किया, पढ़ाया गया, उसने सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व किया, बहुत ध्यान से पढ़ाई किया था, जिसकी वजह से उसका परफॉर्मेंस बहुत आया, बहुत अच्छा हुआ, तो मैं बहुत खुश हो गया। तो बोलूँगा ना कि उसने मुझे खुश कर दिया, तो ही प्लीज्ड मी। और प्लीज का मतलब यहाँ खुश करना होता है, प्लीज एक वर्ब की तरह से यूज किया गया है। तो आई, मी को आई बना देंगे, पास्ट इंडेफिनिट में होने की वजह से आपने वाज लगाया, प्लीज्ड थर्ड फॉर्म में यहाँ लिख देंगे, और प्लीज्ड के साथ आप विथ यूज करते हैं, बाय नहीं, और उसके बाद जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्टिव केस। तो क्या समझा, आई वॉज प्लीज्ड विथ हिम, आई वॉज प्लीज्ड विथ हिम। अगर आप यहाँ बाय लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एरर। तो वही सेंटेंस में एरर था कि दे वर प्लीज्ड बाय की जगह पे विथ करना पड़ेगा, दे वर प्लीज्ड विद द न्यूज दे हैड रिसीव्ड अ डे बिफोर। आइए एक और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 19 है। 20 क्वेश्चंस के बाद हम यहाँ पे आपका क्लास आज के लिए बंद करेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस की तरफ। बीच बीच में कुछ नाउन्स के भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अभी चलता रहेगा, क्योंकि नाउन के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनकी प्रैक्टिस नहीं करा पाए हम, बीच में पैसिव वॉइस स्टार्ट करना पड़ गया। तो आइए क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पढ़ सकते हैं। A police inspector sent to my house, एक पुलिस इंस्पेक्टर sent to my house and all the rooms were checked। इसको समझने के दो तरीके हैं आपके पास। तो आइए इस क्वेश्चंस को, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इसको आप जरूर देखिएगा, स्किप ना करिएगा, आप समझ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे समझने के दो तरीके। पहला चीज कि आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे यूज किया गया एंड। अब एंड होता क्या है, तो बहुत सारे बच्चों को पता होगा, बहुत सारे क्या सबको पता होगा कि ये एक कंजंक्शन होता है। इतनी सी बात तो पता होगी ही कि ये कंजंक्शन होता है। मैंने सही कहा ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, ये कंजंक्शन है ना, बिल्कुल है। अब ये कंजंक्शन है तो कंजंक्शंस होते कितने प्रकार के हैं तो आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो आपको वेट करना पड़ेगा कंजंक्शंस टॉपिक का। कंजंक्शंस होते हैं हमारे दो प्रकार के। कौन कौन होते हैं, एक होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, और जो दूसरे नंबर पे होता है जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ठीक है, एक होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, दूसरा होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। अब ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस भी होते हैं आपके कितने प्रकार के, ये 9 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के, 9। इनकी चर्चा हम बाद में कर लेंगे, कौन कौन से होते हैं कंजंक्शंस में। और कोऑर्डिनेटिंग भी होते हैं 4 टाइप्स के, उनकी भी चर्चा बाद में कंजंक्शंस टॉपिक में होंगे। अब ये जो 4 होते हैं उनमें भी कम्युलेटिव कंजंक्शन, एडवर्जेटिव कंजंक्शन होते हैं, अल्टरनेटिव कंजंक्शन होते हैं, इलेटिव, से 4 होते हैं। तो जो कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस होते हैं इनके अंदर आता है एंड। क्या आता है, एंड। सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस के अंदर तो नहीं बल्कि कोऑर्डिनेटिव के अंदर आता है। तो एंड क्या है, कंजंक्शन, लेकिन कौन सा कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। अब कोऑर्डिनेटिंग में कौन सा, तो क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस, जिसकी चर्चा कंजंक्शन में होगा। लेकिन फिर फिलहाल आप इतना जानिए कि यह है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। एंड है क्या, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तब कहेंगे सर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है तो उससे क्या लेना देना इस पैसे में, बहुत कुछ लेना है। आइए पहले इसको इरेज करते हैं तो समझते हैं। देखिए जो हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं ये क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। क्या करते हैं, ज्वाइन। तो पूछेंगे सर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या करते हैं, वो भी ज्वाइन करते हैं। लेकिन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ज्वाइन करते हैं वर्ड, फ्रेज और क्लॉज ऑफ इक्वल रैंक।
मतलब इक्वल रैंक के सेंटेंस क्लाज को, फ्रेज को, वर्ड्स को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। इक्वल रैंक से मतलब हमारा क्या है कि एक नाउन को एक नाउन से ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, एक प्रोनाउन को एक प्रोनाउन से, और नाउन की जगह प्रोनाउन आ सकता है तो नाउन को प्रोनाउन से भी, प्रोनाउन को नाउन से भी कर सकते हैं। एक एडजेक्टिव को एक एडजेक्टिव से करेंगे। कभी भी एक नाउन को एक एडजेक्टिव से नहीं कर सकते। ऐसे नहीं बोलेंगे कि राम एंड गुड, ऐसे थोड़ी आप लिख पाएंगे। लिख देंगे क्या राम एंड गुड, कि राम और अच्छा, ऐसा कैसे होगा? गलत नहीं लग रहा है? हाँ, राम एंड श्याम, देखिए नाउन नाउन है। बैड एंड गुड हो सकता है, गुड एंड इंटेलिजेंट, ऐसा कुछ हो सकता है। यानी कि समझ गए होंगे कि ये इक्वल तरह की चीज़ों को क्या करते हैं, आपस में इक्वल तरह के चीज़ों को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इक्वल तरह के चीज़ों को जोड़ते हैं। तो जब क्लाज में आ जाएंगे, क्लाजों की बात कर लेंगे, तो ये सेम तरह के क्लाजों को जोड़ेंगे। मतलब इनके जो क्लाज होंगे वो सेम होंगे। नहीं समझ पा रहे हैं? यहाँ पे अगर एक प्रिंसिपल क्लाज है तो एक प्रिंसिपल क्लाज को कौन, ये कंजंक्शन जोड़ेंगे किससे? एक प्रिंसिपल क्लाज से। समझ गए? ऐसा भी कर सकते हैं ये कि एक सबऑर्डिनेट क्लाज को, एक सबऑर्डिनेट क्लाज को भी जोड़ेंगे किससे? एक सबऑर्डिनेट से। समझ गए? मतलब एक प्रिंसिपल को सबऑर्डिनेट से नहीं जोड़ सकते, एक प्रिंसिपल को दूसरे प्रिंसिपल क्लाज से जोड़ेंगे, एक सबऑर्डिनेट क्लाज को दूसरे सबऑर्डिनेट क्लाज से जोड़ेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि जो क्लाज एक्टिव में है तो एक एक्टिव क्लाज को जोड़ेंगे किससे? एक एक्टिव क्लाज से। एक्टिव का मतलब जो क्लाज एक्टिव वॉइस में हो, एक्टिव वॉइस में। तो यानी कि जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यानी कि कौन? एंड। तो एंड जब भी जोड़ेगा तो एक एक्टिव क्लाज को दूसरे एक्टिव क्लाज से जोड़ेगा, या एक पैसिव क्लाज को दूसरे पैसिव क्लाज से जोड़ेगा। तो बात समझ पाए कि नहीं? कि एंड जो है, यहाँ पे एंड लिख लीजिए, और इधर का अगर एक्टिव तो इधर का भी एक्टिव हो, इधर पैसिव तो इधर भी पैसिव। क्या आप समझ पाए कि एंड जो है क्या करेगा? सेम तरह के क्लाज को एक्टिव से, पैसिव को पैसिव से जोड़ेगा। आइए पढ़ते हैं। लिखा है, अ पुलिस इंस्पेक्टर सेंट टू माय हाउस। एक्टिव में है या पैसिव में? अ पुलिस इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर के बाद क्या लगा? सेकंड फॉर्म, यानी कि ये सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म नहीं समझेंगे क्योंकि सब्जेक्ट के बाद आया, तो ये एक्टिव में हो गया कि पुलिस इंस्पेक्टर ने सेंट भेजा टू माय हाउस, मेरे घर। किसको भेजा अभी बताया नहीं है। एंड लगा, एंड के बाद जो आएगा वो भी एक्टिव होना चाहिए, लेकिन लिखा है ऑल द रूम्स वर चेक्ड, वर लगा, बी वर्ब, थर्ड फॉर्म चेक्ड हुआ, यानी कि ये पैसिव वॉइस में हो गया। अब आपको ऐसा नहीं लग रहा एंड के बाद वाला पैसिव, एंड के पहले वाला एक्टिव, कहीं ना कहीं ऐसा मेल तो हो नहीं रहा है दोनों का, दोनों की मैचिंग हो नहीं रही है। इस वजह से कहीं ना कहीं इसमें तो मिस्टेक है ही, या तो दोनों एक्टिव में हो या दोनों पैसिव में। अब दोनों को या एक्टिव में बना दीजिए या दोनों को पैसिव में बना दीजिए, पर पढ़ के सेंस मिलाना पड़ेगा कि दोनों एक्टिव में सेंस जा रहा है या पैसिव में जा रहा है। तो पुलिस इंस्पेक्टर ने किसी को भेजा, लेकिन बताया नहीं किसको मेरे घर भेजा, और मेरे सारे रूम तो चेक। तो चलिए मेरा डियर स्टूडेंट्स, आइए इसको हम देखते हैं। बीच में लाइट की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। तो क्या समझ पाए कि पुलिस इंस्पेक्टर वाज सेंट, यहाँ पे आपको बीच में वाज करना पड़ेगा, वाज सेंट टू माय हाउस, यानी कि पुलिस इंस्पेक्टर को मेरे घर भेजा गया, एंड ऑल द रूम्स वर चेक्ड। अब दोनों सेंटेंस आपके हो गए पैसिव में, समझ पा रहे हैं? तो दोनों या तो एक्टिव में हो जाए या दोनों पैसिव में हो जाए। तो आपका सेंटेंस दोनों पैसिव में हो गया कि पुलिस इंस्पेक्टर को मेरे घर भेजा गया और मेरे सभी रूम जो हैं ऑल द रूम्स वर चेक्ड, मेरे सभी रूम चेक कर लिए गए। तो आपके सेंटेंस ये सही हो जाएंगे, समझ पा रहे हैं? अगर दोनों को एक्टिव में बनाते तो गलत होता। ऊपर तो सही है कि पुलिस इंस्पेक्टर भेजा, लेकिन किसको भेजा इसकी जिक्र नहीं किया गया है। और ऑल द रूम्स वर चेक्ड को आप एक्टिव में नहीं बना पाएंगे, रूम चेक करेंगे नहीं बल्कि रूम को चेक किया जाएगा किसी और के द्वारा। तो इन दोनों को पैसिव में ही लिखना उचित लग रहा है, इसलिए आपको दोनों को पैसिव में करना पड़ेगा। सेंट के पहले आपको वाज करना पड़ेगा कि अ पुलिस इंस्पेक्टर वाज सेंट टू माय हाउस एंड ऑल द रूम्स वर चेक्ड।
तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तब तक आप इसे देखते रहें, अपना कमेंट और अपना डाउट मुझे ज़रूर शेयर करें।